Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about the important discoveries, and along with that we are going to discuss about the important years of discovery. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किए, एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर किए, बट एमसीक्यूज की फॉर्म में, ठीक है, घुमाने के लिए इनके कभी कभी ईयर्स भी पूछे जाते हैं, तो वी हैव टू मेमोराइज दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें रॉबर्ट हुक वॉज अ इंग्लिश साइंटिस्ट जिन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे. किसके अंदर? एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर. ठीक है, तो उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए कौन से ईयर के अंदर? 1665 में. ओके, प्लीज रिमेंबर द ईयर. 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे. डेड सेल किस में डिस्कवर किए थे? कॉर्क का एक पीस लिया था उन्होंने, बहुत थिन पीस लिया था, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो उनको रूम्स जैसे स्ट्रक्चर दिखे थे, और उनकी लैंग्वेज में रूम्स को सेल्यूला बोलते थे, तो वहां से ये वर्ड सेल आ गया. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी डेड सेल की. मैंने आपको ये डिफरेंस पिछली बार भी बताया था. डेड सेल वो होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. डेड सेल वो होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. प्रोटोप्लाज्म मींस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. और लिविंग सेल वो होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है. तो डेड सेल की डिस्कवरी के बाद एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक ने डिस्कवरी की लिविंग सेल्स की. उनको लिविंग फ्री सेल्स मिली पोन्ड्स के अंदर. ठीक है, कौन से ईयर के अंदर मिली थी? 1674 के अंदर उनको लिविंग सेल मिली पोन्ड्स के अंदर. कुछ फ्री लिविंग सेल्स उनको मिली, क्योंकि उन्होंने अपने धीरे धीरे जो माइक्रोस्कोप, पुराने टाइम के जो माइक्रोस्कोप थे वो काफ़ी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप थे. ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे वो नई नई सेल्स को ऑब्जर्व करते रहे, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते रहे. ठीक है, अब आप दो सेल देख रहे हो. एक सेल आपने देखा जिसमें आपको प्रोटोप्लाज्म दिखा, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखा. दूसरी टाइप की सेल है जिसमें आपको प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखा. डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब दोनों का नेचर भी डिफरेंट है. जिसमें प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है वो नॉन लिविंग है, डेड है. ठीक है, उसके बाद जब वो अपने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव्ड कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान में क्यूरियोसिटी रहेगी कि इस माइक्रोस्कोप से मैं और भी बाकी सेल्स भी लाइक ऑब्जर्व करूं अंडर द माइक्रोस्कोप. तो फिर उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर स्पर्म सेल्स, ह्यूमन का स्पर्म, डॉग का स्पर्म, ठीक है, मल्टीपल स्पर्म सेल्स ऑब्जर्व किए 1678 के अंदर. ये उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप के अंदर स्पर्म सेल्स. और आपको पता है स्पर्म सेल्स आर आल्सो लिविंग इन नेचर, उनमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह होता है. ठीक है, उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन. इन्होंने तो सिर्फ सेल आउटर या ना सेलुला ऑब्जर्व किया, सेल एज अ यूनिट ऑब्जर्व की, कि रूम जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पास पास, सेल नाम दे दिया. बट इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन्होंने डिस्कवर नहीं किए थे. ना रॉबर्ट हुक ने उस चीज में इंटरेस्ट लिया, ना एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक ने. इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात आई, जब न्यूक्लियस की बात आई, वो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस टर्म डिस्कवर किया 1831 के अंदर. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. जैसे आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन है, वैसे ही न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, उनके डिसीजन लेने होते हैं. वो सारा जो डिसीजन है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ कंट्रोल सेंटर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. जैसे अगर आपने ये सेल बनाया तो इसके अंदर न्यूक्लियस है. पोजीशनिंग न्यूक्लियस की अलग होती है. प्लांट सेल का न्यूक्लियस थोड़ा अलग पोजीशनड होता है और एनिमल सेल का अलग होता है, बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म तो आपको पता ही है. प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. अगर आप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो आप उसको कंबाइनली एक टर्म बोल दोगे, प्रोटोप्लाज्म. ये टर्म किसने कॉइन की थी, किसने दी थी ये टर्म? ये टर्म दी थी जेई परकिंजी ने 1839 के अंदर. ठीक है, ध्यान रखना. सबसे पहले स्टार्ट हुई डेड सेल से 1665. उसके बाद डिस्कवर हुई फ्री लिविंग सेल्स 1674. उस पोन के अंदर डिस्कवर हुई थी. स्पर्म सेल उन्होंने ऑब्जर्व की 1678 के अंदर, एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक ने. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, उन्होंने एक टर्म कॉइन की 1831 के अंदर. देन कम्स द जेई परकिंजी जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म की टर्म कॉइन किया, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था 1839 के अंदर. उसके बाद एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था शिल्डन. बॉटनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट की स्टडी करता है. तो उन्होंने अपनी एक प्रपोजल रखा कि उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट दिया, एक पॉइंट दिया रिसर्च करने के बाद. जितने भी प्लांट होते हैं उन्होंने बोला दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स.
ठीक है, ये उन्होंने प्रपोजल रखा 1838 के अंदर, उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे बने हुए हैं सेल से। उसके बाद आए श्वान ने 1839 में एक प्रपोजल रखा कि जितनी भी एनिमल्स है वो भी सेल से बनी हुई है। तो दोनों ने कंबाइन करके अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। कब दी थी ये? 1839 में, क्योंकि 1838 में सिर्फ शील्डन ने ये बात की कि सारे प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। 1839 में जो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट कौन होता है? जूलॉजिस्ट वो होता है जो एनिमल्स की स्टडी करता है, ठीक है। तो एक बॉटनिस्ट का वर्क, बॉटनिस्ट होता है जो प्लांट की स्टडी करता है, और एक जूलॉजिस्ट का वर्क। बॉटनिस्ट कौन थे? बॉटनिस्ट थे शील्डन और जूलॉजिस्ट थे श्वान। इन दोनों ने कंबाइनली अपनी थ्योरी दी और जिस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। कब दी इन्होंने? 1839 के अंदर। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर वर्च्यू। वर्च्यू ने एक सेंटेंस प्रपोज किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। ई सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि हर एक नई सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है ना। कि अगर मान लो कोई एक नया सेल डेवलप हो रहा है तो वो नया सेल आया कहाँ से? तो उसने बोला जो भी एक नया सेल डिस्कवर होता है, कोई भी एक नया सेल ग्रो होता है, डेवलप होता है, तो वो एक प्रीवियस जो एक पहले से ही एक सेल एग्जिस्ट कर रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उससे आया है। ये उन्होंने कब दिया? ये उन्होंने दिया 1855 के अंदर, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंटली अगर हम फिंगर्स पे काउंट करें तो कितनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि डेड सेल किसने डिस्कवर किया, कब किया। डेड सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, ठीक है। हिरार्की में पढ़ते जाओ, समझ में आता जाएगा। उसके बाद आया लिविंग सेल। लिविंग सेल डिस्कवर किया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। न्यूक्लियस कब डिस्कवर किया? 1831 के अंदर, जो सेंट्रल बॉडी होती है सेल की। उसके बाद आए परकिंजी, जेई परकिंजी, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म टर्म दी 1839 के अंदर। प्रोटोप्लाज्म की नॉलेज के बाद ही पता लगा लोगों को कि हाँ डेड सेल भी एग्जिस्ट करता है और लिविंग सेल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। शील्डन और श्वान। शील्डन वॉज अ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट होते हैं जो प्लांट की स्टडी करते हैं, श्वान होते हैं जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट। शील्डन ने बोला कि सारे प्लांट सेल से बने, प्लांट जो है वो सेल से बने होते हैं। श्वान ने कहा जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने होते हैं। दोनों ने अपने वर्क को कंबाइन किया, एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी 1839 के अंदर। उसके बाद आर वर्च्यू ने कहा कि मैं आपकी सेल थ्योरी को और इम्प्रूव करूंगा, इसको फर्दर एलैबोरेट करूंगा। जब भी कोई एक बंदा बेसिक से रिसर्च स्टार्ट करता है, उसको उस रिसर्च को एडवांस तक ले जाने में हर किसी ने तो ये टॉपिक स्टार्ट करना था। रिसर्चेज आज भी हो रही हैं, पर दीज आर द फंडामेंटल्स, ठीक है। अगर आपको सेल पढ़ रहे हो तो आपको पहले बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आर वर्च्यू ने कहा कि मैं शील्डन और श्वान की थ्योरी को और ज़्यादा एलैबोरेट इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कुछ एडिशनल पोस्टुलेट्स ऐड करूँगा, इम्प्रूव सेल थ्योरी बनाऊंगा। तो उसने एक सेंटेंस बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब हर एक नया सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बर्थ लेता है। सो that was all about the important years and the important discoveries. I hope you liked my video and I'll see you in my next video.